नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लासेस के माध्यम से हम जो है पढ़ने वाले हैं आप लोगों के लिए 50 MCQs ऑफ साइंस। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल जो आप लोगों के लिए MCG अकेडमी है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। रेगुलर क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। साथ ही साथ मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल प्रमोद सिंह रावत, उसको जरूर फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन वहीं से मिल सकता है। और सबसे बेहतरीन बात मैं आप लोगों को जो आज बताने जा रहा हूँ कि मेरा पहला प्लस कोर्स आज जो है लॉन्च हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि मेरा प्लस कोर्स आज एक क्रैश कोर्स ऑन MPGK SI, जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रहा था कि MPGK का आने वाला है, तो ये स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी पर। इसको आप इनरोल कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास में जो आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पता है कि क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, अल्फा किरणों के कितने चार्ज होते हैं? हाउ मैनी चार्जेस ऑफ अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ? बताइए भाई, कितने सारे चार्जेस होते हैं? तो अल्फा किरणों के कितने चार्ज होते हैं? तो अल्फा किरणों के 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये आप लोगों को लिखा गया है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो बताइए कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है तो आप लोगों का जिरकोनियम जो धात्विक तत्व है, लेकिन ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन रेडियोधर्मिता की इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो रेडियोधर्मिता की इकाई जो आप लोगों की रहती है वेक्यूरल रहती है। ठीक है, अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है 11Na2, ये इस तरीके से लिखा होगा, सोडियम का होता है, ये 11 लिखा होगा, फिर इस तरीके से लिखा होगा 11Na22, इस तरीके से। तो बीटा कण के उत्सर्जन के बाद प्राप्त पदार्थ में जो है कौन सा तत्व रहता है, इस तरीके से बताना है। तो इसमें जो आप लोगों का तत्व रहता है वो कौन सा तत्व रहता है? मैग्नीशियम। ठीक है, उत्सर्जन के बाद जो प्राप्त पदार्थ जो रहता है उसको हम मैग्नीशियम कहते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने है, तब पदार्थ के क्षय होने में लगने वाला समय क्या होगा? देखो, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन 4 महीने का है, तो क्षय होने में उसे कितना टाइम लगेगा? सोच करके इसका आंसर दीजिए। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन जो आप लोगों का 4 महीने का है, तो क्षय होने में मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने में पूरा मतलब इससे दुगना समय लगेगा, 8 महीने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया गया? तो उस मेथड को आप लोग क्या कहते हो बताइए। तो ये यूरेनियम डेटिंग मेथड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए के साथ इसमें आप लोगों को जाना है। कार्बन डेटिंग जो आप लोगों का रहता है, कार्बन डेटिंग अवशेषों के लिए लगाते हैं पुरातत्व विभाग वाले, इसका कार्बन डेटिंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, किसी भी परमाणु केंद्र का समस्थानिक किसमें होता है? सोच के जवाब दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखो, ऑप्शन दिया गया है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक की बात कर रहा है, तो सोच लीजिए फिर आंसर दे दीजिए। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर था, किसी परमाणु का समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, मतलब प्रोटोनों की संख्या, सॉरी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो इसको समस्थानिक कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, समूह विस्थापन कानून किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो समूह विस्थापन कानून जो है किसके द्वारा प्रस्तावित है? बताइए भाई, किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो समूह विस्थापन कानून किसके द्वारा जो है प्रस्तावित था? तो सोदी और फुजान के द्वारा जो है ये प्रस्तावित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा अनुमानित है? तो बताइए भाई, कौन रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा अनुमानित है, बता दीजिए। कौन सा कार्बन डेटिंग द्वारा अनुमानित है? तो ये आप लोगों का अनुमानित जो है जीवाश्मों की आयु कार्बन डेटिंग द्वारा होता है। मैंने अभी इसको आपको बताया था। ओके, और पृथ्वी की आयु की बात की जाती है तो क्या आता है? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग जिसको मेथड कहते हैं। अगला, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कौन सी है? हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या जो आप लोगों की रहती है वो 3 रहती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो बताइए भाई, कौन सा नहीं है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम है। ये टेरियम कोई जो ये समस्थानिक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या है,
ऑक्सीजन के 3 जो दिए गए हैं, अब इनको क्या कहते हैं, जिनका देख सकते हो परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान तीनों के भिन्न भिन्न हैं। तो सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, वे मतलब तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहते हैं तो क्या कहलाते हैं। चाहिए ऐसी संख्याएं जिनका, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो इसमें ए वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहा जाता है बताइए। तो इसमें जो आप लोगों का ट्रीटियम जो आप लोगों का रहता है, ट्राइटियम जिसको हम कहते हैं, ये समस्थानिक जो है रेडियोधर्मी प्रकृति का समस्थानिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, चट्टानों की आयु प्राप्त करने के लिए रेडियोधर्मी आयु आकलन तकनीकी के माध्यम से किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो बताइए किस समस्थानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियोधर्मी आयु आकलन पद्धति जो आप लोगों की रहती है, इसको यूरेनियम समस्थानिक के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन ए के साथ इसमें आप लोगों को जाना है, ऑप्शन ए वाला, जिसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का होने वाला है, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है आप लोगों से, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया जैसी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए रेडियो आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो आइसोटॉप का कौन सा आइसोटॉप जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें आप लोगों का जो है रेडियो आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है नियंत्रित करने के लिए, तो इसको कोबाल्ट 60 के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें वी वाला जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, आइसोटोन्स वो हैं भाई, आइसोटोन्स कौन से होते हैं भाई, देख लीजिए कौन से होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये वाला है सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान, तो इसमें जो आप लोगों का वी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, Al+3 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है। तो बताइए भाई क्या है इसका। तो जितना इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में एल्यूमिनियम रिप्रेजेंट करता है, सेम कंडीशन आप लोगों की आयरन के साथ फी डिनोट होती है, Fe। ठीक है, तो डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। इसको हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से ठीक है उदाहरण, फिर भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वह तत्व है जिसमें समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु संख्या को कहा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो द्रव्यमान संख्या समान होगी मीन्स वजन उसका समान होगा, और वजन समान होगा तो इसको क्या कहते हैं, आसानी से आप बता सकते। तो द्रव्यमान संख्या समान मीन्स उसका वजन समान, और वजन समान मीन्स समभारिक, तो आइसोबार इसको हम कहते हैं। ठीक है, वी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस आइसोमर्स के उत्सर्जन से बाय द एनिमेशन ऑफ विच आइसोमर्स आर प्रेजेंट, किस आइसोमर्स के उत्सर्जन से, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है वी वाला, इसको लेकिन बताइए इसका आंसर की। तो इमिशन, बाय द इमिशन ऑफ विच आइसोमर्स आर प्रेजेंट, इमिशन की सहायता से जो कौन सा आइसोमर से उसका उत्सर्जन होता है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा, बीटा रेस का जो होता है उत्सर्जन, है ना, इसीलिए बोला था मैंने इंग्लिश को देखना थोड़ा सा। मीथेन के कितने अणु होते हैं, कितने अणु से मतलब बॉन्ड के अकॉर्डिंग दिया गया, तो बताइए कितने बॉन्ड होते हैं। मीथेन के कितने अणु होते हैं, तो ये क्रिया करने पर पता चलता है आप लोगों का। तो इसको एकल सहसंयोजी बंधन का जो है निर्माण करता है जब भी ये किसी से संयोग करता है, तो है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, एथिलीन अणु का आकार क्या है। तो बताइए भाई एथिलीन अणु का आकार क्या है। तो एथिलीन अणु का जो आप लोगों का आकार रहता है वो कोपनाकार रहता है। उसका एथिलीन का यदि फॉर्मूला बोला जाएगा तो C2H4 करके रहता है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक टेट्राहेड्रल है। तो कौन सा यौगिक भाई टेट्राहेड्रल है, बताइए भाई कौन सा यौगिक है, कौन सा यौगिक टेट्राहेड्रल है। तो बताइए भाई कौन सा यौगिक टेट्राहेड्रल है इसमें आप लोगों का। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आप लोगों का है जो है टेट्राहेड्रल है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है, फ्यूज सोडियम क्लोराइड के माध्यम से विद्युत प्रवाह की उपस्थिति के कारण बाहर निकल सकता है। तो क्या बाहर निकल सकता है, आप ये बताइए। फ्यूज सोडियम क्लोराइड के माध्यम से विद्युत प्रवाह की उपस्थिति के कारण बाहर निकल सकता है। तो बाहर निकलने के लिए जो आप लोगों का रहता है मुक्त आयन जो है बाहर रिलीज हो जाते हैं वो, है ना। तो बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पानी का उच्च क्वथनांक निम्न के कारण होता है। तो पानी का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है बताइए। तो पानी का उच्च क्वथनांक जो है आप लोगों का H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति के कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को यदि कोई दान करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं ये बताइए। ऑक्सीजन को दान करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन लगातार बन सकते हैं आप लोगों के। यहाँ इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रकृति को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन के ग्रहण करने की प्रकृति को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं क्या, नहीं, दान करने वाली बात कर रहे हैं ना। हाइड्रोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है बताइए। तो यहाँ से 3 बनते हैं लगातार कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को दान करना ऑक्सीडेशन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन को दान करना आप लोगों का ऑक्सीडेशन हो गया, फिर हाइड्रोजन को दान करना क्या होगा आप लोगों का, हाइड्रोजन को दान करना क्या होगा, हाइड्रोजन को दान करना क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हो गया तो रिडक्शन होगा। एंड फिर आप लोगों का एक और बनता है ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। वो ये क्वेश्चन बन गया ना, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा था। अब आप लोगों का ये लो बन गया। जस्ट अभी समझाया कि इलेक्ट्रॉन को दान करना आप लोगों का ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को आप लोगों को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना आप लोगों को क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये लगातार इस तरीके के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखता हूँ अगला क्वेश्चन भी शायद आप लोगों का जो मैं बताया था वही होना चाहिए। हाइड्रोजन जलने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर इससे जुड़ी होती है। तो हाइड्रोजन जलने की प्रक्रिया में क्या किस तरीके से जुड़ी होती है, लगभग सेम तरीके से है आप लोगों का, कि मतलब जलने पर क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रहण होगी कि मतलब बाहर होगी। तो बताइए, फिर अपने अकॉर्डिंग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन जलने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर ये किससे जुड़ी होती है, ऑक्सीडेशन से कि रिडक्शन। ये आप लोगों का वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। फिर बताइए आंसर क्या होगा इसमें, जो आप लोगों का है जो सी राइट आंसर होगा। अगला जो आप लोगों का कौन सा होगा क्वेश्चन, लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है। तो ये आप लोगों का किसका उदाहरण है बताइए। सुना था, देखो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया जो रहती है उसमें जो फाइनली आप लोगों का बनता है कि Fe2O3 इंटू जो H2O रहता है ना, वहाँ पर Fe2O3 आप लोगों का जैसे ऑक्सीकरण, जिसको क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसको रट लीजिए यदि आप लोगों ने नहीं याद किया हो। और यहाँ पर जो आप लोगों का एक फॉर्मूला बनता है Fe2O3 इंटू XH2O। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है जल के कितने अणु लिए जाते हैं, तो आप लोगों के X अणु लिए जाते हैं, जो कि नमी के आधार पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये जल के अणुओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। निम्न में से किस क्लोरीन में +1 ऑक्सीकरण संख्या है। तो कौन से क्लोरीन में +1 ऑक्सीकरण संख्या है बताइए। हाइपोक्लोरस जो एसिड आप लोगों का रहता है उसी में क्लोरीन में ऑक्सीकरण की जो संख्या +1 रहती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। तत्व क्रोमियम Cr जो आप लोगों का दिया गया है, C2CrO7 में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से निकालना है ना। तो ऑक्सीकरण अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से मोहर नमक क्या है, मोहर नमक किसे कहते हैं आप लोग। दिया है डबल नमक, नॉर्मल जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग आता है ये। तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का सबसे मूलभूत घटक है, इससे पहले जो सबसे पहले कहा गया था। तो ये किसने ये कथन सबसे पहले कहा था बताइए। आर्हीनियस इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए के साथ जाना है। किस चांदी में उपस्थित नहीं होता। इन विच ऑफ योर फॉलोइंग सिल्वर इज नॉट, चांदी किस में उपस्थित नहीं होता। इस तरीके से हिंदी का गलत है ये, मैं खुद से इसको गलत कर देता हूँ। नहीं तो कोई क्या है कि एक मैंने देखा है कोई ना कोई इसका स्क्रीनशॉट ले लेता है फिर पूछते हैं। तो हिंदी में ये गलत है, ये वाला सही है, इंग्लिश वाला है ना। तो इसका बताइए। जर्मन सिल्वर इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, बी वाला, जिसमें चांदी की उपस्थिति नहीं होती है। लेकिन सिल्वर से क्या है आप लोग चांदी की ओर चले जाते हो, लेकिन ऐसा उसमें बिल्कुल भी नहीं है। विसरण के गैसीय नियम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो विसरण के गैसीय नियम द्वारा जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये बताइए। इसमें जो आप लोगों का रहेगा बॉयल का नियम रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, धुआं इसका उदाहरण है। तो धुआं बताइए भाई किसका उदाहरण है।
सा होगा, इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर सी वाला होगा कि गैस में ठोस का विलयन। अगला क्वेश्चन, हवा किसका उदाहरण है? तो हवा किसका उदाहरण है बताइए। हवा इसका उदाहरण है। तो हवा जो आप लोगों को पता है गैस में गैस का विलयन होता है हवा, तो बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस्र है भाई, मिस्र क्या है बताइए, मिस्र क्या क्या है इसमें? तो मिस्र क्या होता है भाई? मिश्रण जिसको आप लोग कहते हो, मिस्र जो आप लोगों का रहता है आप लोगों का ठोस में ठोस का समाधान आप लोगों का मिस्र कहलाता है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है कि दूध किसका उदाहरण है? भाई दूध किसका उदाहरण है, ध्यान रखना है। इसका हिंदी में आपको बता देता हूँ। इसको इमल्सन को हम पायस कहते हैं, सॉल्यूशन कोलाइडी सॉल्यूशन, ये तो आप लोग देख लेना। दूध किसका उदाहरण है? दूध आप लोगों का पायस का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हाँ, तो ये पायस आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है। अगला जो इसमें राइट आंसर क्वेश्चन आप लोगों का है, किसी भी विलयन का पीएच मान 6 है तो विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता कैसी होगी? पहले तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, किस विलयन का पीएच मान 6 है तो उसका आयन सांद्रता कितनी रहेगी? 10⁻⁻⁶ रहेगी। ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻⁴ है तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता कितनी रहेगी? थोड़ा सा अब ये आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है कितनी रहेगी। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है KMnO4 में मैग्नीज Mn का ऑक्सीकरण राज्य कौन सा है? क्वेश्चन ज़्यादा टफ आ गए हैं जिनको एक्सप्लेन भी आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा। आंसर जो है क्या होने वाला है? तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा फाइनली डायरेक्ट जो है सी वाला 7 जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। मैग्नीज के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह तत्व जिसके प्रत्येक यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान है? तो वह तत्व कौन सा है जिसके प्रत्येक यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान है? देखो, तो ऑक्सीकरण अवस्था समान आप लोगों का फ्लोरीन में रहता है। मैंने हिंट किया था वर्ग 17 का तत्व है। हाँ, OF2 यहाँ आएगा वो 2 है ना, यहाँ आएगा वो 2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था आप लोगों को बताना है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है भाई? ये तो बिल्कुल ही आसान है, प्लीज बता देना इसको, है ना। तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था जो आप लोगों का रहता है वो आप लोगों का है 2 है, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है ये नीचे 2 ही दिया गया है। पर ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है तो ऑक्सीजन का त्यागना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ही लिख रहा था, तो आप लोगों को नॉर्मली बता देना था। अम्ल एक पदार्थ है, अम्ल एक पदार्थ है जो क्या मतलब बताइए। अम्ल एक पदार्थ है, तो अम्ल आप लोगों का जो रहता है वो प्रोटॉन दाता जो दान करता है प्रोटॉन का, वो आप लोगों का अम्ल कहलाता है ना। प्रोटॉन का दान करना, अब यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों का। प्रोटॉन का दान करना अम्ल, प्रोटॉन का एक्सेप्ट करना क्या कहलाएगा फिर बताइए। अगला इसका जो आप लोगों का राइट आंसर था, प्रोटॉन का दान करना एक अम्ल कहलाता है। अब बताइए क्षार क्या कहलाता है? तो क्षार जो आप लोगों का रहता है वो आप लोगों को कौन सा है? वी वाला, मतलब प्रोटॉन को स्वीकार करना, प्रोटॉन को दे दिया तो अम्ल, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्षार। अब यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार करना या लाभ इलेक्ट्रॉन को, हाँ तो ये स्वीकार या लाभ इलेक्ट्रॉन, नहीं 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 नहीं, क्षार जो पदार्थ है इसको थोड़ा सा सेंटेंस के रूप में लिखते तो आप लोग इसको सही कह सकते थे। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, लेकिन लिखा है एक्सेप्ट गेंस इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी ठीक है, लेकिन प्रोवाइड्स एंड डोनेट्स ऑफ, ठीक है इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही है, हिंदी के अकॉर्डिंग भी सही है। तो बिल्कुल ये बात भी मैंने अभी अभी आपको समझाई थी कि जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है, और प्रोटॉन का दान करना अम्ल कहलाता है। तो चाहे एक चीज़ याद रख लो, या प्रोटॉन को देखो या इलेक्ट्रॉन को देखो, तो एक चीज़ याद कर लो, इलेक्ट्रॉन को देख लो, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो अम्लीय है, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्षारीय है, ठीक है। एक चीज़ को याद कर लो, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वह पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल बनाता है, तो वो आप लोगों का क्या कहलाता है बताइए। देखो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से रटने की आवश्यकता नहीं है। अम्ल लाल कर देता है ना, तो ला आ रहा है अम्ल, पीछे अम्ल में लाल आता है और इधर ये लाल बना देता है। तो एक चीज याद कर लीजिए, अम्ल लाल कर देता है, तो ला से ला को जोड़ दीजिए, फिर आप भूलोगे नहीं। अम्ल लाल कर देता है तो किसको लाल करेगा? नीले को लाल करेगा ना, तो फिर आप लोगों को है ना इसी तरीके से लाल याद कर लेना है कि अम्ल कर देता है लाल, तो ला से ला को जोड़ दो, फिर नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन,
लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है? अब ये तो भाई आसानी से आप लोग जो है बता सकते हो। अल्कली को वैसे हम जो है क्षार कहते हैं, तो ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को जाना था कि जो है देखो अम्ल का याद कर लिया, लाल कर देता है, तो फिर ये नीला कौन करेगा? क्षार करेगा। तो अल्कली आप लोगों का राइट आंसर होगा इसमें। पहली बार पीएच मान किसके द्वारा मापा गया था? ये तो भाई बिल्कुल ही एकदम ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो आप लोगों का है सोरेनसन राइट आंसर होगा। तो पहली बार पीएच मान जो है सोरेनसन के द्वारा मापा गया था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, जो कि आप लोगों का कभी भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में आएगा तो अल्काली ही लगाना। ओके, इसमें आप लोगों का 7.4 जो है राइट आंसर होगा। ये अल्कली यहाँ पर दिया गया था, ये अल्कली क्षार भी कहते हैं इसको, है ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देखो दूध का औसत पीएच मान जो आप लोगों का रहता है वो कितना रहता है? जो आप लोगों को 7, इस वाले का राइट आंसर 6.6 है। तो इसी के साथ जो आप लोगों का जो है राइट आंसर होगा बी। इसी के साथ आज की जो है आप लोगों की क्लास जो है कंप्लीट की जाती है। और ये आप लोगों को पता है मेरा प्लस कोर्स आ चुका है, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल मेरा खोलोगे प्रमोद सिंह रावत, वहाँ पर आप लोगों को जो है ये प्लस कोर्स का अपकमिंग में कल से ही स्टार्ट होने वाला है। MPGS के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप लोगों को 1300 MCQs करवाना है 13 दिनों के अंदर, है ना। तो ये आप लोगों को ये यहाँ पर जो बटन दिया गया इस पर क्लिक करोगे तो इनरोल हो जाएगा। इस तरीके राइट का निशान लग जाएगा, प्लस बना होगा वहाँ पर राइट लग जाएगा। ओके, और सर्च क्या करना है? प्रमोद सिंह रावत। एंड यूट्यूब आप लोगों को पता है मेरा MCG अकेडमी है, सब्सक्राइब कर लेना है। और अनअकैडमी प्रोफाइल भी आप लोगों को फॉलो कर लेना है, जिससे रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। और जब भी आप लोग प्लस कोर्स परचेज करोगे अनअकैडमी के लिए, तो MCG अकेडमी 10 का ही रेफरल कोड यूज़ करना, जिससे 10% का आप लोगों को ऑफ हो सके। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो इसको लाइक ज़रूर करोगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे।